यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दोनों पूरी दुनिया में दो ही बातें हो रही है, क्या आप कोविड पॉजिटिव हो या कोविड नेगेटिव हो। अगर कोई नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो सवाल आता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर एडमिशन की ज़रूरत नहीं है तो आप फिर से लकी हो, होम क्वारंटाइन में रह सकते हो। लेकिन अगर आपको एडमिट करने की नौबत आ गई है तो फिर दो सवाल आते हैं कि आपको ऑक्सीजन की सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप एक खतरे में पड़ रहे हो। खतरा ऐसा है कि एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि कई सारे कोविड-19 पेशेंट्स जो रिकवर होके नेगेटिव रिपोर्ट लेके वापस घर आए तो एक और ख़तरनाक बीमारी में उलझ गए। जैसे कहते हैं कि आसमान से टपका तो खजूर में अटका। मतलब ये कि इस ऑक्सीजन को जिसने सूंघा है या ऑक्सीजन का सप्लाई जिसको भी हुआ, एक पोटेंशियल डेंजर है कि वो म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस क्या है ये आज हम जानेंगे, और इसके लिए हमने वर्चुअल इंटरव्यू के ज़रिए डॉक्टर अभय एन दातारकर को यहाँ पर आमंत्रित किया है। डॉक्टर अभय दातारकर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और प्रोफेसर भी है। BDS MDS और DNB मतलब डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड के बाद इन्होंने ग्लासगो UK से FDSRCPS के फेलोशिप है। अलावा इसके रोहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबस USA के ये स्टेकर्स फेलोशिप इंटरनेशनल फेलो है। और अलावा इसके कई सारे मेंबर्स हैं, कई सारे मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर है ये। ख़ासकर मैं अगर मैं बात करूँ तो ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज नासिक के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर है। और इनके नाम से 2 कॉपीराइट्स है और एक पेटेंट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। और इनसे आज हम जानेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इन दिनों एक नई बात फैली है सोसाइटी में और मेडिकल सर्कल्स में कि किसी को म्यूकरमाइकोसिस हो गया है। तो ये म्यूकरमाइकोसिस क्या है और ये कितना डेंजरस होता है? थैंक यू। बेसिकली म्यूकरमाइकोसिस ये बोले तो एक फंगल इन्फेक्शन है जी। अभी देखा जाए तो 3 प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दूसरा वायरल इन्फेक्शन है, तीसरा फंगल इन्फेक्शन। जो कोविड जो है ये वायरल इन्फेक्शन है, सबको ही पता है जी। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसी प्रकार का म्यूकरमाइकोसिस ये जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें एक म्यूकोरेला नाम का एक फंगल स्पीसीज है जी। और ये स्पीसीज के कारण ये इन्फेक्शन अभी बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं हमारे ओपीडी में। रोज समझिए 3 से 4 पेशेंट्स हमारे डेंटल कॉलेज के ओपीडी में ये म्यूकरमाइकोसिस लेके आज के तारीख में आ रहे हैं जी। और ये पिछले 1.5 से 2 महीने में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। अगर आप मुझे बोलेंगे मेरा एक्सपीरियंस, तो मेरा एक 20-22 साल का ये स्पेशलिटी में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की स्पेशलिटी में एक्सपीरियंस है और इसमें मैंने पिछले 20-22 साल में 12 या 15 के ऊपर ऐसे केसेस नहीं देखे जी। तो ये काफी रेयरेस्ट पॉसिबल डिसीज था। लेकिन कोविड के चलते हुए अभी पिछले 2 महीने में एवरीडे 2 से 3 पेशेंट्स हम लोग हमारे ओपीडी में इसके म्यूकरमाइकोसिस के देख रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस बोले तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जैसे मैंने पहले ही बताया। तो यूजुअली हमको 3-4 प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। अगर आप ओरल कैविटी की बात करें तो उसमें एक कैंडिडियासिस नाम का एक कॉमनली ऑकरिंग फंगल इन्फेक्शन जो रहता है जो हम रूटीनली देखते हैं हमारे ओपीडीज में जी। दूसरे फंगल इन्फेक्शंस अगर बोलेंगे तो एस्परजिलोसिस हो गया, देन हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस है जी। और इसमें का एक म्यूकरमाइकोसिस भी ये काफी रेयर फंगल इन्फेक्शन अपन इसको बोल सकते हैं, लेकिन अभी काफी कॉमनली हमारे पेशेंट्स में दिखा जा रहा है जी। यानी हम इसको नॉर्मल कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस है। हाँ जी, ब्लैक फंगस इसीलिए है। अगर इसको ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हिस्टोपैथोलॉजिकली या जब ये जो भी टिश्यू को इन्वेड करता है, जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू मतलब मसल या जो अंदर की चमड़ी है इसमें या नाक का म्यूकोजा है, तो ये जो भी टिश्यू या बोन जो हड्डी है
ये जो भी टिश्यू में इन्वॉल्व होता है तो ये ब्लैक कलर का दिखता है। तो ये ब्लैक कलर का क्यों दिखता है, इसका एक बहुत स्पेसिफिक कारण है और जो कोविड से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब जैसे कोविड-19 ये जो वायरस है, इसका जो अटैक रहता है हमारे बीटा लैक्टेमेस चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन जो रहता है अपने ब्लड में, इसके ऊपर होता है। और ये जब बीटा लैक्टेमेस चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है तो ये हमारे बॉडी में आयरन रिलीज करता है। अच्छा, और आयरन रिलीज करने के बाद में ये फंगस जो है, ये इसके लिए जो फूड है ये आयरन है। अच्छा, और ये आयरन की मात्रा अपने खून में ज्यादा होने के कारण, विच इज ब्रेकडाउन ऑफ द कोविड-19 वायरस जो है, इसके कारण जो कोरोना वायरस के कारण, इसके चलते ये इसके लिए रेडीली अवेलेबल फूड मिल जाता है और ये इसके कारण ये काफी ज्यादा मात्रा में प्रोलिफरेट हो रहा है और स्प्रेड हो रहा है। जी सर, पहले इसको ज़ाइगोमाइकोसिस बोलते थे, ये और एक ही है? ज़ाइगोमाइकोसिस है। यस, 2005 में एक नया क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ है लिटरेचर में। तो 2005 के पहले इसको ज़ाइगोमाइकोसिस बोलते थे जी, बट उसको रीनॉमिनेट करके इसको म्यूकरमाइकोसिस अभी नाम 2005 के बाद इसको रिसेंट नॉमेनक्लेचर में म्यूकरमाइकोसिस, और जो म्यूकोरिलेट नाम के जो फंगस है, ये उसका जो मोल्ड बोलते हैं म्यूकोरिलेट नाम का, उसके कारण ये होता है। ओके सर, ये एयरबोर्न है या वाटरबोर्न है? क्योंकि हमने सुना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें ऑक्सीजन निकलता है पाइप से और एक वाटर के थ्रू हाइड्रेट होते हुए जाता है, तो वो वाटर अगर कंटेमिनेटेड है तो फिर ऑक्सीजन लेने वाले पेशेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है। या अभी ऐसा काफ़ी चर्चा मीडिया में, अपना ई मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में चल रही है। बेसिकली ये जो कोई भी ये फंगस जो है, ये अपने आजू बाजू में सभी जगह पे प्रेजेंट है जी, आप अगर इन शॉर्ट बोलेंगे तो। ओके जी, और मेनली ह्यूमिड जो नेचर रहता है, ह्यूमिड जो एनवायरमेंट रहता है, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशंस और ग्रोथ ज़्यादा होती है जी जी। हमारे ह्यूमन बॉडी में ये जो फंगस है, ये 2-3 अलग अलग टाइप से एंट्री कर सकता है। उसमें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनहेलेशन बोलेंगे। इनहेलेशन मतलब नाक के थ्रू अगर ये हमारे बॉडी में जा सकता है। दूसरा जो इंगेशन, मतलब हम अगर कुछ खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं जिसमें वो फंगस अगर है। और तीसरा जो है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब हमारी स्किन में अगर कहीं कट है, म्यूकोसा में कहीं कट है, तो वहां से ये हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हो। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स है, इनहेलेशन, इनोकुलेशन एंड इंगेशन। लेकिन कोविड पेशेंट्स में जैसे आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनहेलेशन ये रूट से हमारे नाक के थ्रू ये हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है जी। और इसका स्पोर का साइज जो है, ये वायरस के स्पोर साइज से बड़ा रहने के कारण ये मैक्सिलरी जो साइनसेस है, वो साइनसेस में जाके वो उसमें इनोकुलेट हो जाता है। अच्छा। और ये साइनस में जैसे इनोकुलेट हो जाता है, फिर ये अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, नॉर्मल होस्ट में इसका कोई भी असर अपने बॉडी पे नहीं आएगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, और हमने देखा है कि कोविड-19 ये बीमारी में जो भी पेशेंट्स इसको एक्सपोज हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो रही है, और उसके कारण ही इसका वहाँ पे जो प्रसारण है या प्रादुर्भाव है ये ज्यादा हो रहा है। वहाँ से फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो सकता है जी। क्या बेसिक कॉजेज क्या हो सकते हैं? एक तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के कारण ये हो सकता है, और होता है तो कैसे होता है, और मेन कॉजेज क्या है इसके? जैसे मेन कॉजेज मैंने बताया, एनीथिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल, मतलब जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो गई, वीक हो गई, उनके ऊपर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। हाँ। और जैसे कोविड-19 ये पैंडेमिक बीमारी में ज़्यादा तौर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये जो मेथिलप्रेडनाइसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए गए हैं, और वो लाइफ सेविंग ड्रग है ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए जी। और जो पेशेंट्स, जो भी हमने पेशेंट्स देखे, अभी मैंने मेरे ओपीडी में समझ लीजिए 40 से 45 पेशेंट्स अभी देखे हैं पिछले 1.5-2 महीने में। तो ये सारे पेशेंट्स में 90% पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस ये जो बीमारी है ये कॉमन थी। मतलब स्टेरॉइड सभी पेशेंट्स को दिए गए थे, और डायबिटीज मेलाइटस ये कॉमन बीमारी थी, और उसी के कारण ये सारे पेशेंट्स में इम्यूनिटी जो है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वो सप्रेस हो जाती है स्टेरॉइड से। और इम्यूनिटी सप्रेस होने के कारण, इम्यूनिटी मतलब हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, कोई भी रोग प्रतिकार करने की जो शक्ति है वो कम होने के कारण ये फंगस इनहेलेशन रूट से जो हमारे बॉडी में जाता है, और ये उसका फिर अपने वहाँ पे प्रसारण जी। मतलब आपका कहना है कि रूट ऑफ इन्फेक्शन जो है, रास्ता जो है इन्फेक्शन का, एक तो नेजल होता ही है, अलावा इसके फूड या वाटर से भी हो जाता है? हाँ, फूड वाटर से भी हो सकता है, लेकिन
जो म्यूकरमाइकोसिस पोस्ट कोविड पेशेंट्स में जो दिख रहा है हाँ। वो इज मेनली बिकॉज ऑफ द नेजल। जी जी। तो ये जाके कहीं ना कहीं वो अपना डेरा जमा लेता है, और सुना है कि आँखों पर सबसे गहरा असर होता है इसका, और वहाँ से ब्रेन में चला गया तो पैरालिसिस होने की संभावना है, और फिर बाद में डेथ हाँ फाइनल। जी, हाँ जी। जी अभी मैं थोड़ा आपको इसके बारे में ये भी बताना चाहूंगा जी। कि म्यूकरमाइकोसिस ये जो फंगस है हाँ। ये हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में अफेक्ट कर सकता है। ओके, जो हमारे चेहरे में और ब्रेन में जो होता है इसको राइनो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये टाइप से उसके। उसी तरह से हाँ, ये टाइप से इसके उसी तरह से अपने चेस्ट में, अपने लंग्स में उसका इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। अच्छा। ये हमारे पेट में भी अफेक्ट कर सकता है, तो हाँ, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। राइट। और ये हमारे बॉडी में कहीं पे भी स्प्रेड हो सकता है। हाँ। स्किन में हो सकता है तो उसको क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, और हमारे बॉडी में कहीं पे भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे ब्रेन में हो गया या और कोई ऑर्गन में, उसको डिसैमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। राइट। लेकिन आज के तारीख में जो कॉमनली देख रहे हैं वो राइनो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है, बहुत ज्यादा कॉमन हम हमारे पेशेंट्स में पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के कारण हम देख रहे हैं। ये स्पीसीज कैसे भिन्न है सर, कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर टाइप ऑफ स्पीसीज? जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। जी जी। हाँ। जैसे एस्पेरजिलोसिस जो एस्पेरजिलस नाम का एक फंगस है, कैंडिडियासिस जो कैंडिडिड अल्बिकम नाम का फंगस है, राइट। और म्यूकरमाइकोसिस या म्यूकरेल नाम के जो सब स्पीसीज है उसके कारण होता है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपैरेटिव टू द कैंडिडियासिस ये काफी एग्रेसिव है, और ये एग्रेसिवनेस मैंने जैसे पहले बताया कि इसका जो फूड है ये आयरन है, और कोविड में आयरन ब्रेकडाउन होने के कारण में ये काफी एग्रेसिव दिख रहा है। हाँ। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट ये हमको जानना जरूरी है कि कोविड के चलते जो बोलते हैं ना कि अपने खून में उसकी ब्लड की जो ये है वो कोएगुलेशन, मतलब खून की गुठलियां बनती है। अच्छा। तो ये खून की गुठलियां बनने के कारण ये जो वायरस है या इसके कारण जो उसको अपॉर्चुनिस्टिक ये इन्फेक्शन जो है फंगस, ये फंगस उसको फर्दर डैमेज करता है, और एक बार अपने ब्लड में खून की गुठलियां जमना शुरू हो गई तो ये जो ब्लड की वेसल्स रहती है उसको ब्लॉक करता है। अच्छा। और उसके कारण ब्लड की गुठलियां और ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने के कारण वो एरिया में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण इसको रेडीमेड एनवायरनमेंट मिल जाता है स्प्रेड होने के लिए, और बहुत एग्रेसिव तरीके से ये स्प्रेड होता है। जी। सर जैसे जनरली कोई भी बीमारी है तो कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं हमको, तो इसमें क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं? एक जैसे मैंने कहा कि आँखों को डैमेज कर देता है और ब्रेन में भी जा सकता है, वैसे और भी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? अभी राइनो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस जो है इसके भी सब टाइप्स दिए गए हैं। अच्छा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चेहरे में या ब्रेन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो जैसे मोस्टली ये जो रहता है नाक से जाता है और ये साइनसेस में जो जाता है तो इसको राइनो नेजल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। जी जी। अभी हमारे शरीर में मैक्सिलरी साइनस, इथमोइडल साइनस, स्फिनोइडल साइनस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइनसेस हैं। जी। मैक्सिलरी साइनस जो रहता है एग्जैक्टली आंखों के नीचे रहता है, लेकिन इथमोइडल, स्फिनोइडल जो रहता है ये आंखों के साइड में रहते हैं, और वो बेस ऑफ द स्कल मतलब ब्रेन के नीचे जो एरिया रहता है, इवन फ्रंटल साइनसेस में भी ये स्प्रेड होते हुए देखा है। जी। उसी तरीके से अगर ये अपना जबड़ा इन्वॉल्व करता है, मेनली जो मैंने जितने भी पेशेंट देखे उसमें ऊपर का जबड़ा इसको मैक्सिला बोलते हैं, तो इसको राइनो मैक्सिलरी म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। और यहीं से अगर ये अपने आंखों के तरफ जाता है तो इसको राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। अच्छा। तो कौन सा पार्ट अपने बॉडी का इन्वॉल्व हुआ है उस हिसाब से इसके सिम्टम्स हमको दे। जैसे राइनो नेजल अगर है तो कॉमन सिम्टम्स पेशेंट के रहेंगे, जैसे नाक से कुछ ब्लड आ रहा है, या उसको साइनोसाइटिस की जो सर्दी की जो बीमारी रहती है ये बहुत कॉमन रहती है, उसका नाक बंद हो गया, ये पेशेंट की कॉमन कंप्लेंट रहेगी। अगर ये ओरल कैविटी से हमको जैसे राइनो मैक्सिलरी है तो सडनली जो अपने दांत है, जैसे मैंने कुछ पेशेंट देखे जिनके सडन सारे के सारे दांत जो है हिलना चालू हो गए हैं, तो सडन दांतों का हिलना हो गया, या अपने दांतों के ऊपर जो हड्डी रहती है यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पस ड्रेनिंग साइनसेस ओपन हो रहे हैं, मल्टीपल पस ड्रेनिंग साइनसेस जो ओपन हो रहे हैं, ये हमारे ओरल कैविटी में से सिम्टम्स पेशेंट को दिखते हैं।
कुछ कुछ पेशेंट में जो अपनी टालू है, ये टालू के साइड में ये जो ब्लैक पैच आपने जो बोला ना, ब्लैक फंगस जिसको हाँ, बोलते हैं, जी। तो ब्लैकिश कलर का पैच दिखना, ये भी इसका एक कॉमन सिम्टम है। और व्हेन ये जब अपनी आंख इन्वॉल्व करते हैं तो आंखों में पेशेंट को जैसे यहाँ सूजन आना, प्रोप्टोसिस मतलब उसकी जो साइड की आंख इन्वॉल्व है वो थोड़ी सी बाहर आई जैसी दिखती है, इसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। यस। और धीरे धीरे ब्लरिंग ऑफ द विजन होके इसमें विजन लॉस भी हो सकता है। तो ये कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है। मेरी सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको अगर आपको ऐसा दिखता है या आपके रिलेटिव में जिनको भी कोविड हुआ है उनको दिखता है, तो आप इसको ना अर्ली से अर्ली, जल्दी से जल्दी आप उसको चेकअप कर लीजिए। उसके ऊपर टालिए मत। जैसे वो बोलते हैं ना, कोविड-19 में जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट दोगे जितना उसकी अच्छी रिकवरी है, वैसे इसमें भी है। आप उसको टालिए मत। जैसे अभी कोविड से ठीक हो गया, देखेंगे 15 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे, तो वैसा इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमीडिएट कोई भी सिम्टम्स आता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। तो सर आपका कहना है कि जो कोमॉर्बिडिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं इंसान के शरीर में, उसके कारण भी ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी में? हाँ जी, हाँ जी। जी जी सर, लेकिन एक बात ये भी पूछनी थी कि एक पेशेंट को अगर सिम्टम्स ये नज़र आ रहे, जैसे आपने कहा नाक के अंदर ब्लैक क्रस्ट सा रहता है, वो जाके डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको और कौन कौन सी बातें की जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है? मतलब एक तो ये है कि जैसे जो भी पेशेंट हो रहे हो पोस्ट कोविड, जैसे कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में कुछ पेशेंट तो ड्यूरिंग रिकवरी फेज में भी अभी आजकल ये पर्टिकुलर बीमारी से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उनको 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के पास जाने के पहले। जैसे उनको एक तो उनके पास में प्रॉपर उनकी जो भी पुराने रिपोर्ट्स है, उनको क्या क्या मेडिसिन दिए गए हैं, हाँ। इसकी डॉक्टर को जानकारी देना बहुत जरूरी है। जी जी। और कुछ पेशेंट्स जो रहते हैं जिनको पहले डायबिटीज डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन स्टेरॉइड देने के कारण क्या होता है, शुगर की लेवल जो बॉडी में वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें HbA1c नाम का जो एक इन्वेस्टिगेशन रहता है, जो हमारे पुराने 6 महीने का हमको शुगर कंट्रोल का रिपोर्ट दिखाता है। तो ये सारी चीजें जो भी प्रीवियसली इन्वेस्टिगेटेड है या फिर पेशेंट के जो भी मार्कर्स किए गए थे ये ट्रीटमेंट के दौरान, ये सारी चीजें हमने डॉक्टर लोगों को, जो डॉक्टर्स है, इनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स, इनको पुराने रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें अच्छे से प्रॉपर्ली दिखाना चाहिए। कोई भी चीज छुपाना नहीं है डॉक्टर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना आप खुल के बोलोगे उतना ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है, कहना आपका? जी, ट्रीटमेंट में आसानी होगी क्योंकि इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स भी यूज होते हैं। जी जी जी। ये तो डायग्नोसिस की बात सर, लेकिन एक पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जो पर्टिकुलर म्यूकरमाइकोसिस है, ये 2011 में भी डिस्कवर हुआ था या पता लगा था इसके बारे में, लेकिन अभी इतना क्यों इसको लेकर एक चिल्ला चीख हो रही है? जैसे मैं यहाँ सारे दर्शकों को ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब ये कोविड-19 शुरू हुआ, जैसे हमारे इंडिया में जब चालू हुआ, तो हमारे कुछ कलीग डॉक्टर्स हैं, जैसे कुछ स्टेट्स में, जैसे गुजरात हो गया या कुछ ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में जी, ये काफी पेशेंट्स देखे जा रहे थे, मतलब। लेकिन अपन विदर्भा की अगर बात करेंगे तो वो टाइम पे हमारे ओपीडी में ऐसे बहुत पेशेंट्स नहीं थे इसके, म्यूकरमाइकोसिस के बोलो या ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द जॉ के। लेकिन सडनली जो 1.5 महीने से मैं बताया मेरे इसमें एक सडन इंक्रीज हुआ है, तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे विदर्भ में जो सेकंड स्ट्रेन पाया गया है वायरस का, जो जिसका आउटब्रेक हमारे अमरावती में जो हुआ था, तो वहां से ये स्प्रेड हुआ है विदर्भ में, और यहाँ के सेंट्रल इंडिया के पॉपुलेशन में काफी पेशेंट्स को इसका अफेक्ट हो रहा है। और जैसे मैंने ये भी बताया कि ये डायरेक्टली हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर अफेक्ट करता है, हमारे जो वेसल्स रहता है इसके ऊपर अफेक्ट करता है, और उसके कारण इसका जो प्रादुर्भाव ये काफी हद तक पेशेंट्स में दिख रहा है। जी सर, इसके कारण, म्यूकरमाइकोसिस के कारण मॉर्टेलिटी रेट या परसेंटेज के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, या आपके पास कोई जेन्युइन ऑथेंटिक डेटा है? अभी लिटरेचर में अगर देखेंगे हम तो इसके बारे में ये मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई बताया गया है। ठीक है, अब जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे डिपार्टमेंट में जो भी हमने केसेस किए हैं, जैसे 40-45 पेशेंट्स, और उसमें कि अभी 8 से 9 पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए अंडर ट्रीटमेंट है, तो इसमें से कुछ पेशेंट्स रिकवर होके भी प्रॉपरली घर गए हैं। अच्छा। जैसे मेरे डिपार्टमेंट के खुद जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट में है, उसमें से 4 या 5 पेशेंट्स प्रॉपरली रिकवर होके अच्छे से अभी घर में गए हैं।
जी। कुछ पेशेंट्स में रिकरेंस भी हुआ है, मतलब सर्जरी करने के बाद में वो जो डिसीज है वो और कोई दूसरी जगह पे स्प्रेड हुआ है। और कुछ पेशेंट्स में ये जैसे मैंने बताया साइनस से लेके आंखों में जाके, तो ये पेशेंट्स बाद में सर्जरी करने के बाद में हमने ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज के उनका जो आईबॉल से रिलेटेड उसको एक्सेंट्रेशन ऑफ द आईबॉल बोलते हैं। तो इसकी ओवरऑल जो इसकी फेटेलिटी है, मॉर्टेलिटी है, काफी हाई है। तो हमको एक ही है कि इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जी। प्रॉपरली ट्रीटमेंट और प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट अगर मिलती है तो मेरे नॉलेज में इसकी फेटेलिटी और इसकी जो मॉर्टेलिटी है कम किया हो सकती है। जी जी। आपने डायग्नोसिस की बात कही और बाद में उसके बाद कहा आपने ट्रीटमेंट, तो अर्ली डायग्नोसिस से तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है सर आपका? डायग्नोसिस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। एक KOH माउंट करके एक टेस्ट होती है जो पैथोलॉजी के लैब में रेडीली होती है, क्योंकि इसको कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट तो इसको हिस्टोपैथोलॉजी मतलब ये जो भी जहां से भी टिश्यू निकलेगा, जैसे साइनस अगर क्यूरेट किया तो उसका म्यूकोजा निकला, बोन निकला, मैक्सिला जॉ निकला तो उसका बोन, उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजने के बाद में 7 से 10 दिन में इसकी रिपोर्ट आती है जी। लेकिन KOH माउंट जो है इंस्टेंट इमीडिएट टेस्ट है। तो जो भी पेशेंट को फर्स्ट रनिंग साइनसेस है उन्होंने इमीडिएट पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वहां से वो पस निकालते हैं और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में उसको ट्रीटमेंट देके विदिन 24 आवर्स ये फंगस जो है ये डायग्नोस हो सकता है जी जी। और ये अगर इमीडिएट डायग्नोसिस हो तो इमीडिएट इसकी ट्रीटमेंट भी हम शुरू कर सकते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस के बारे में। और ट्रीटमेंट के बारे में अगर जैसे आपने पूछा तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं बहुत बताना चाहूंगा। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ये की है इसके मैनेजमेंट में। अब जैसे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, जैसे अभी फ्लैविफ्लू या ये सारे रेमडेसिविर ये जो कोविड में अभी दे रहे हैं। उसी प्रकार से फंगल इन्फेक्शन है तो इसके लिए एंटी फंगल ड्रग्स हम लोग देते हैं। ओके, तो इसमें जैसे फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स का बहुत मेजर रोल है, लेकिन उसके पहले ये एंटी फंगल ड्रग्स में उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। उसके पहले ये जो एंटी फंगल ड्रग्स है, ये जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे जबड़े में है, नाक में है या आंख में है, वहां पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वहां पहुंचता क्यों नहीं है, जैसे मैंने बताया कि नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू है, जो ये कोई भी ड्रग है अपने बॉडी में कैसे पहुंचता है कि ये ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है जी। लेकिन ब्लड वेसल्स जो है या जो मैंने बताया है ये पूरे कोएगुलेशन जो होने के कारण, खून की गुठली होने के कारण, वो ब्लड वेसल की गुठली होने के कारण वो टिश्यू पूरा खराब हो गया है, वो टिश्यू पूरा नेक्रोज हो गया है। वहां पे ये पहुंचने के पहले इसको एग्रेसिव सर्जिकल डिब्राइडमेंट ये जरूरी है। अब एग्रेसिव सर्जिकल डिब्राइडमेंट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये इट्स अ टीम अप्रोच, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में रहना चाहिए, जिसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स का रोल रहता है, जिसमें ENT सर्जन्स का रोल रहता है, जिसमें ऑप्थेल्मिक सर्जन्स का रोल रहता है, और ये अगर ब्रेन की तरफ जाता है तो इसमें न्यूरो सर्जन्स का भी रोल रहता है। तो ये सारी स्पेशलिटी ने मिलके अगर इसको ट्रीटमेंट दिया तो इसका आउटकम बहुत अच्छा आ सकता है। जी जी। मतलब सर्जिकल डिब्राइडमेंट अगर प्रॉपर हो गया, पूरी तरह से वो डिसीज अगर निकल गया बॉडी से, तो डिसीज अगर एक बार निकल गया तो एंटी फंगल ड्रग्स हम जो दे रहे हैं वहां बहुत प्रॉपरली पहुंचेंगे और ये जल्दी ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा, ये और कहीं पहुंचेगा नहीं जी, मतलब और स्प्रेड नहीं होगा। जैसे कैंसर कैसे स्प्रेड होता है अपने अलग अलग बॉडी में, वैसे ये भी स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। अब जो एंटी फंगल ड्रग्स है इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वो इसलिए क्योंकि डिफरेंट एम्फोटेरिसिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। एम्फोटेरिसिन भी ये कॉमनली यूज्ड ड्रग, एंटी फंगल ड्रग जो फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है जी। इसी का न्यूअर मॉलिक्यूल है, उसको लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं या इमल्सिफाइड एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। प्लेन एम्फोटेरिसिन बी जो है ये जल्दी ही पेशेंट की किडनीज या बाकी ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट कर सकता है और उससे साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा है। तो ये साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स जो है ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन या इमल्सिफाइड एम्फोटेरिसिन से काफी कम हो जाते हैं। तो ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरा जो ड्रग ऑफ चॉइस है अभी जो टैबलेट फॉर्म में मिलता है या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मिलता है, वो पोसोकोनाजोल या आइसोकोनाजोल ये नाम के जो ड्रग्स है, ये काफी इफेक्टिव और ये काफी ज्यादा मात्रा में
हम इसको मतलब अच्छे से अगर पेशेंट को दिए तो ये इफेक्टिव हो सकता है। राइट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किडनी के अगर ऊपर उसका एम्फोटेरिसिन का या कोई भी एंटीफंगल ड्रग का इफेक्ट आ गया है तो ये ज्यादा दिन हम दे नहीं पाएंगे पेशेंट को। Right. और ऐसा बोलते हैं कि ट्रीटमेंट जो दी जाती है ये किस पेशेंट्स को 30 दिन, कुछ पेशेंट्स को 60 दिन, कुछ पेशेंट्स को 80 से 90 दिन तक भी एंटीफंगल ड्रग्स देने की नौबत आ सकती है जी। इसीलिए जितने जो ड्रग्स है एंटीफंगल जिनका साइड इफेक्ट्स कम है ये अगर हम देते हैं पेशेंट को तो उसका इफेक्ट अच्छा आएगा, उसका आउटकम अच्छा आएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एम्फोटेरिसिन बी के साथ में आप ओरल टैबलेट दे दीजिए पोसोकोनाजोल की, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स एम्फोटेरिसिन बी 10 से 15 दिन के लिए दीजिए, बाद में कंटिन्यू करिए पोसोकोनाजोल, या इसोकोनाजोल आप इंजेक्टेबल दे दीजिए, उसके साथ में पोसोकोनाजोल टैबलेट दे। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स अगर दिए तो उसके काफी अच्छे इफेक्ट्स अपने को मिल रहे हैं, मतलब हमारे पेशेंट्स में भी जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स दी उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है जी। लेकिन मैं बोलूंगा कि एक बात ये भी है कि ये ड्रग्स बहुत कॉस्टली है आज के तारीख में, और कॉस्ट ऑफ द ड्रग्स थेरेपी ये 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी जा सकती है। ग्रेट। तो ये बहुत ही कॉस्टली है, इसीलिए हमको इसका यूज भी प्रॉपरली करना चाहिए। लेकिन पेशेंट की जान सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ड्रग्स देने से उसकी जान बच सकती है तो डेफिनेटली ये थेरेपी एंटी फंगल ड्रग्स जो थोड़े कॉस्टली ये भी देने के लिए हमको उसको पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए और उसको डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमें देना चाहिए। जी सर, 2 बातें पूछना चाहता हूँ आपको यहाँ पर। नंबर 1, कुछ जैसे आपने कहा कि ये जो एंटी फंगल ड्रग्स है ये अगर हमने ले लिया, पेशेंट को दे दिया, तो उसके बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ के भी दवाइयाँ चलती होंगी उसकी, तो उसका इस पर कोई विपरीत असर होता है, अफेक्ट होता है? ये पहला सवाल। और सेकंड किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाई गई है, मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान? जी, जो एडवर्स इफेक्ट है ये तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट, जैसे मैंने बोला कि जब डिफरेंट, जैसे एम्फोटेरिसिन के सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन उसी के जो न्यूअर मॉलिक्यूल जैसे पोसोकोनाजोल, अभी लेटेस्ट एक नया मॉलिक्यूल है जो यूएस एफडीए ने इन्वेंट किया है, वो आइसोकोनाजोल। ओके, तो ये ड्रग्स के कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, और मेनली ये है ना हमारा बोन मैरो और हमारी किडनी जिसके ऊपर ये इफेक्ट करता है, अटैक करता है, और उसके कारण न्यूट्रोपिनिया हो गया, फिर बाकी जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारी चीजें भी हो सकती है जिसमें ब्लड के काउंट्स भी चेंज होते हैं, और किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे हो गया, ब्लड यूरिया, और ये सारी चीजें हमारी चेंज होती है। इसलिए अगर ये ड्रग्स के ऊपर पेशेंट है तो हर 10 से 15 दिन में हमको इनकी ये टेस्ट इवेल्युएट करते रहना चाहिए, ताकि हमको उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है पेशेंट के ऊपर, ये हमको जरूर देखना चाहिए। मतलब केस टू केस डिफर हो सकता है, केस टू केस डिफर हो सकता है। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एज ग्रुप में, तो एडवर्स इफेक्ट तो कोई भी पेशेंट में आ सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप में आ सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो अभी इन्वॉल्व हैं वो 40-45 साल के ऊपर के ही हमारे इसमें आ रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट 2-3 दिन में मैंने कुछ पेशेंट देखे, 20-22 साल का पेशेंट भी अभी मेरे पास आया है, जो स्टेरॉइड थेरेपी भी था, जिसको कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, और वो मैं कल वो पेशेंट को कल हम लोग ऑपरेट भी करने वाले हैं हमारे डिपार्टमेंट में ही। तो अभी कम एज के पेशेंट्स में भी इसका जो है, ये जो वायरल स्ट्रेन जो है ये अफेक्ट कर रहा है, और इसके कारण इसके कॉम्प्लिकेशंस दिखे जा रहे हैं। जी, तो हम ब्रॉडली कह सकते हैं सर कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उन पे ज़्यादा अटैक होने की चांसेस है? जी जी जी। कहते हैं सर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन अगर करनी है या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है तो वो कौन से रहेंगे? प्रिवेंटिव मेजर तो सबके से पहले मैं आपके CUCN चैनल के माध्यम से सारी जनता को रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि खुद को वैक्सीनेट जितना जल्दी कर सकते हैं आप कर लीजिए। जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिलना पेशेंट को बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन हो गया तो आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से आप या तो आपको इन्फेक्शन हुआ भी तो उसकी जो सीवियरिटी हो बहुत कम होती है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे अभी जिनको वैक्सीनेशन होने के बाद में कोविड-19 हुआ भी तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम है, और सीवियरिटी कम हो गई तो आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा। एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा तो आपको ये कोमॉर्बिड जो अभी जो हम जो डिसीजेस जो देख रहे हैं इससे हम बच सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज मैं आप सभी दर्शकों को देना चाहूंगा कि
ये इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में होते हैं। मतलब इम्यूनोसप्रेस्ड मतलब जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। राइट। जैसे टेक एन एग्जांपल, एक पेशेंट है जो एकदम हेल्दी है, नॉर्मल है, लेकिन वो स्टेरॉइड दिए उसको, बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड उसकी इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनो रेगुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके कारण इम्यूनोसप्रेशन हो गया। जी। तो आप सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी मेडिसिन है, जैसे विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, मल्टीविटामिन है, ये सारी चीजें आपने रेगुलरली लेना चाहिए पोस्ट कोविड भी, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉमन रहे, मेंटेन, बूस्टअप हो। जी। और बूस्टअप हो जाए। ओके। थर्ड थिंग इज, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, ये इसके ऊपर भी मैं बहुत भर देना चाहूंगा। जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स है उन्होंने प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा ये भी करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है ये कि आपको कहीं पे भी कुछ भी सिम्टम्स अगर दिखते हैं, छोटा सा भी कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ, तो इमीडिएट आपके डॉक्टर के पास दीजिए। एज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, एज अ डेंटल सर्जन, मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड होने के बाद में विद इन 7 to 10 डेज आपकी रिकवरी होने के बाद में आप आपके जनरल डेंटिस्ट के पास जाके आपका ओरल एग्जामिनेशन जरूर कर लीजिए। क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि कुछ पेशेंट्स कोविड होने के बाद में डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और उनको फिर मेडिसिन मिल रही है, और अर्ली डायग्नोसिस अगर नहीं हुआ तो ये डिसीज कॉम्प्लिकेट हो सकता है। जी। तो एक ओरल एग्जामिनेशन, ईएनटी एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, ये भी अपने अपने रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट के पास जाके अगर करते हैं कोविड होने के 10 से 15 दिन के बाद में, तो आई थिंक अर्ली सिम्टम्स अगर कैच हो गए तो इसकी मॉर्बिडिटी हम कम कर सकते हैं और पेशेंट अपना 100% ठीक होने के चांसेस हैं। जी। आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया सर कि आपने कहा कि अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट कीजिए, मतलब एक ऑथेंटिक पर्सन को कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार देखा है कि कुछ अक्रॉस द मेडिसिन काउंटर जाके कुछ टैबलेट लेके टेम्प्रेरी रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, ये गलत सिस्टम है। कुछ तस्वीरें देखी सर हमने जिसमें लोअर जॉ बोन जो है वो पूरा निकाल दिया गया है, दांत निकाल दिए गए, तो ये नौबत हर एक को आती है या फिर बाद में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि राइनो मैक्सिलरी जो है, राइनो मैक्सिलरी ये जो सब टाइप है राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस का, और जैसे ऊपर का जो जबड़ा है मैक्सिला, ये 95% पेशेंट में अफेक्ट हो रहा है, मतलब। और उसके लिए, और ये अफेक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ये जो जबड़ा है इसका जो ब्लड सप्लाई वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने के कारण वो जबड़े का नेक्रोसिस हो रहा है, जिसको हम हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस ड्यू टू म्यूकोरमाइकोसिस। और ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हो गया, जो भी पार्ट अपने शरीर का खराब हो गया उसको हमको तो निकालना ही पड़ता है, उसके बगैर उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। और ये अगर निकाला गया तो इसका पोस्ट रिहैबिलिटेशन जो है, मतलब जैसे हमको कुछ दांत बनाने हैं, क्योंकि जबड़ा निकाला मतलब दांत भी पूरे निकल गए, तो रिहैबिलिटेशन भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हाँ जी, वो अफेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, और हमको अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट विथ प्रॉपर एंटी फंगल थेरेपी एंड डिब्राइडमेंट, जो भी एरिया इन्वॉल्व है, ये ही अगर करते हैं तो ये सारी चीजें हम बच सकते हैं। जी जी सर, आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, प्रोफेसर भी हो कई साल से, तो कॉस्मेटिक सर्जरी से ये बाद में ठीक किया जा सकता है सर? पेशेंट एज अ होप? जैसे अभी तो ये बहुत प्री मैच्योर है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स जैसे 6 महीने बाद में, साल भरे बाद में कैसे बिहेव करने वाले हैं ये किसी को भी पता नहीं। लेकिन इन जनरल मैं आपको बताना चाहूंगा डेफिनेटली, जैसे कुछ पेशेंट्स रहते हैं जैसे जिनको ट्यूमर्स होते हैं या कैंसर होता है, इनके जब हम जबड़े निकालते हैं तो इसको हम कॉस्मेटिक पर्पस के लिए पैर की हड्डी निकाल के उसको रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जी। हमारे पास होप है, मतलब देयर इज ऑलवेज अ होप। बट म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स 6 महीने बाद, साल भरे बाद क्या बिहेवियर रहेगा इनका, उनका क्या स्टेटस रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, वो देखने के बाद ही इनको हम रिहैबिलिटेशन कैसा करना है, ये इसके बारे में अपन डिसीजन वही टाइम पे ले सकेंगे। अभी तो इट इज टू अर्ली, टू प्रीमैच्योर टू स्पीक अबाउट दिस। तो हम कह सकते हैं सर कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये एक नेसेंट स्टेज में भी फिलहाल, और बाद में मच नीड्स टू बी डन, मच मोर स्टडीज नीड टू बी डन, और उसके बाद ही हम एक कंक्लूसिव ये ड्रॉ कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते म्यूकोरमाइकोसिस है, ये कंपैरेटिवली जो है ये लेस स्टडी बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन अदर इन जनरल म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है
ये तो मतलब काफी सालों से हमारे मैंने जैसे बताया कि मेरे 20-22 साल में मैंने 12 से 15 पेशेंट्स देखे हैं। तो ये तो पेशेंट्स आते हैं, लेकिन इसका जो प्रमाण था ये बहुत ही ज्यादा कम था मतलब। लेकिन अभी सडनली इसका आउटब्रेक हुआ है और उसके चलते ये पेशेंट्स जो है इसका नंबर एकदम सडनली बढ़ गया है। सर थोड़ी देर के लिए हम कोविड-19 को लॉक कर देते हैं और ये पूछना चाहता हूँ मैं कि कोई ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स है, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, लिवर ट्रांसप्लांट होगा, इन पर ये जो म्यूकरमाइकोसिस है का उसका कोई विपरीत असर होता है? हाँ जी, जैसे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट रहता है उनको इम्यूनिटी सप्रेशन के लिए कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जी। तो इम्यूनिटी सप्रेशन के लिए जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसके कारण वो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज होता है। और इन पेशेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शंस, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बोलिए, वायरल इन्फेक्शन भी बोलिए, फंगल इन्फेक्शन भी बोलिए, तो ये इसका प्रादुर्भाव और इसका जो इफेक्ट है ये ज्यादा आने के डेफिनेटली चांसेस रहते हैं जी। जैसे HIV एड्स हो गया, HIV एड्स में इट्स अ वायरल इटियोलॉजी, तो इसमें भी ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये ज्यादा दिख सकता है। जैसे मैंने बताया कैंडिडियासिस, ये बहुत कॉमन है ये सारी डिसीजेस में। तो म्यूकरमाइकोसिस भी हो सकता है, तो अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जी। सर आपका ये पूरा जो शो था ये अपने आप में एक मैसेज ही था पब्लिक के लिए, लेकिन इफ़ यू फील कि भाई और भी कुछ बताना बाकी है तो उसको एक शॉर्ट मैसेज के ज़रिए आप प्लीज़ दीजिए। मैं सारे जनता से यही यूसीएन के जितने भी व्यूअर्स हैं इनको यही अपील करूंगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोविड-19 ये बीमारी अगर होती है तो उसको आप टालिए मत, उसको जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और प्रिवेंशन, जैसे मैंने बताया, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। और म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी अगर देखी जाए इन पर्टिकुलर, तो इसके लिए जितने जल्दी आप इसका डायग्नोसिस आप डॉक्टर से करोगे, जितने जल्दी आप इसके ट्रीटमेंट करोगे, तो इसकी फैटिलिटी मॉर्टेलिटी ये कम हो सकती है। क्योंकि इसकी फैटिलिटी और मॉर्टेलिटी ये इतनी ज्यादा रिपोर्टेड है लिटरेचर में कि इसकी फैटिलिटी मॉर्टेलिटी प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस से ही कम हो सकती है। तो मैं आपको सबको यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब अपने घर में ही रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और आप अगर बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर आपने मास्क लगा के ही जाइए, तो ये सारे डिसीजेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं और हम इसको हमारी जो हेल्थ है ये प्रॉपरली मेंटेन करके, ये एक बार ये पैंडेमिक निकल गया कि हम इसमें से प्रॉपरली सेव होके बाहर निकल सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर मैसेज दिया सर आपने, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ज़रूर इस पर गौर करेंगे। और सर, इट वाज एज यूजुअल अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।